नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राफेल आने वाला है और उसी पर आज हमारी खास पेशकश आप दिन भर देखेंगे, क्योंकि लगभग भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे राफेल विमान भारत में लैंड करेंगे। भारत के अंबाला में लैंड करेंगे, वहां जो एयरबेस है वहां पर लैंड करेंगे और हर तरफ बस इसी बात की चर्चा, बस उसी राफेल का इंतजार चल रहा है। अगर सही समय पर सही फैसले और सही खरीद भारतीय सेनाओं के इतिहास में रही होती तो आज के दिन को मुमकिन है ऐतिहासिक बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि एक अति आधुनिक विमान भारत के भी बेड़े में शामिल हो। 4.5 जनरेशन का यह विमान हमारे बेड़े में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। पहली खेप 5 राफेल विमानों की रहेगी जो भारत में पहुंचने वाले हैं। दरअसल एक लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंच रहे हैं। पहले लगभग 7 साढ़े 7 घंटे में वो पहुंचे फ्रांस से लेकर अबू धाबी तक। वहां से उसके बाद जो उड़ान है अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। लगभग 3 घंटे की वो उड़ान होगी, जिसके बाद वो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। 5 विमान, जिनमें से एक ट्रेनर है। बीच रास्ते में किस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि इतनी लंबे दायरे के लिए जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उसे रास्ते में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। तो राफेल ने उसका भी नमूना दिखाते हुए आगे की ओर वो कूच कर रहा है। बहुत आवश्यक है भारत में राफेल का होना इस समय पर, जब एलएसी पर भी हम वैसा तनाव देख रहे हैं और एलओसी में भी तनाव देखने के लिए मिलते रहता है। हमारे साथ सीधे अंबाला से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आम लोग भी उतना ही इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए श्वेता, हर कोई इस लम्हे का इंतजार कर रहा है। हालांकि जो है अंबाला प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है और जो एयरफोर्स स्टेशन की दीवार है उससे 3 किलोमीटर के पूरे इलाके में 144 लगाई हुई है। और अंबाला शहर में मैं मौजूद हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर पुलिस को तैनात की गई है, क्योंकि राफेल को आने को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी तरह की कोई आशंका बाकी ना रहे, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। 144 लगाई गई है। पूरे इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर अंबाला की बात करें तो यहाँ पर जोश और जश्न किस कदर है, इसका एक नमूना मैं आपको बता दूं। इन राफेल को जो लेकर आ रहे हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, वो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है। और ये संयोग देखिए, उनकी पत्नी यहाँ पर ग्रुप विंग कमांडर हैं अंबाला में ही तैनात, और वो भी उनका इंतजार कर रही हैं कि हरकीरत सिंह यहाँ पर आए। और उनको शौर्य चक्र मिला था, इससे पहले जब जोधपुर में वो तैनात थे उनको शौर्य चक्र मिला था। और अब एक 41 साल बाद का इतिहास भी यहाँ पर दोहराया जा रहा है। आपको याद होगा 27 जुलाई 1979 को पहली बार जगुआर जेट फाइटर ब्रिटेन से सीधे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आए थे। और एयरफोर्स का पहले कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से था कि 27 जुलाई को ही राफेल्स को यहां पर बुलाना था, लेकिन तकनीकी कमियों की वजह से, तकनीकी और मौसम की विभाग की वार्निंग के बाद इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बदला गया। अभी भी यहां पर किसी तरह की कोरोना के कारण बहुत आगे ये बढ़ाना पड़ा, लेकिन अंबाला का भी जो सत्येंद्र दिखा रहे हैं वहां पर भी दूर दूर तक लोग वहां पर आ नहीं पाएंगे। अभी कोशिश यही की जा रही है। और वैसे देखिए, जो झलकियां हैं राफेल की, वो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने तक उन्हें हम पहुंचा सकें, क्योंकि उत्साह समूचे देश में है। और इसीलिए हम ये चर्चा आज दिन भर करने वाले हैं कि राफेल के जरिए हिंदुस्तान की ताकत कितना बढ़ेगी। हमारे साथ इस समय चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनरल विक्रम सिंह, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, एडमिरल सुरेश मेहता, पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और एयर चीफ मार्शल एस कृष्णस्वामी, पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सर, सबसे पहले मैं एयर चीफ मार्शल कृष्णस्वामी आपसे जानना चाहती हूं, राफेल का आना कितना बड़ा दिन भारत के? अच्छा, चलिए, लगता है हमें एयरफोर्स की प्रतिक्रिया सबसे आखिर में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एयर चीफ कृष्णस्वामी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन जनरल विक्रम सिंह, किसी भी एक सेना को, यानी जल थल वायु, किसी एक की शक्ति बढ़ती है, समूचे देश की ताकत बढ़ती है। और राफेल जिस तरह का विमान है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं
कि भारत की शक्ति थोड़ी नहीं, दोगुनी नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ने वाली है। कितना उत्साहित हो एक आम हिंदुस्तानी आज के दिन? जय हिंद श्वेता जी, और जय हिंद पूरे देश को। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है कि जो हमारी मिलिट्री की इन्वेंट्री है उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एक जहाज जो है वो आ रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर का है, उसके तहत बारिश का आना शुभ माना जाता है। तो यकीनन जो आज जहाज बारिश के अंदर जो लैंड कर रहे हैं, चाहे अंबाला में चाहे जोधपुर में, डिपेंड करता है कहां पे करेंगे, ये बहुत ही एक शुभ अवसर है। हमारी जो कॉम्बैट पावर है उसके लिए बहुत खास अहमियत रखता है। और आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये हमारे देश का जो मनोबल है, हमारे देश की जो मिलिट्री पावर है, कॉम्बैट पावर है, उसको कई गुना उसको ज्यादा बढ़ाएगा। और ये इस वक्त तो खासकर ये एक खास अहमियत रखता है क्योंकि चीन के साथ हम इस वक्त एक एंगेजमेंट और डिटरेंस की फेज के अंदर हैं। और जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतना ही हम डिटर कर सकते हैं चीन को, और अपने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करते हुए हम चीन को यह समझा सकते हैं कि लड़ाई में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि वो जो पीसफुली इस पूरे जो प्रॉब्लम आया है इस लद्दाख के अंदर उसको रिजॉल्व कर लें। और साथ ही साथ आज एक संदेश जाता है पाकिस्तान को भी कि अगर वो इस प्रकार से करते रहेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था, हमारे जे&के के अंदर हमारे जो नागरिक हैं उनको, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट किया था, तो उनके लिए भी एक आज चेतावनी है कि अगर वो दोबारा ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास पहले से बहुत ही बेहतरीन हमारे पास औजार हैं अभी उनको ट्रीट करने के लिए। जी एडमिरल मेहता, हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है कि इतने सालों तक हमें इंतजार करना पड़ा। आधुनिकीकरण जो है हमारी सेनाओं का, वो एक प्रक्रिया के तौर पर होना चाहिए, न कि एक लक्ष्य के तौर पर। लेकिन आज राफेल के आते हुए आपका मन क्या कह रहा है? जी, ये तो कई साल पुरानी बात है कि वी नीड टू डू ऐसी चीजें। ऐसे होता है कि पैसा बहुत लगता है इन चीजों में। तो देश का जो उस समय कई सालों से ध्यान उसी तरफ था कि डेवलपमेंट हो पहले, और डेवलपमेंट हो तो पैसा आता है ज्यादा। एंड पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं को, भारतीय नौसेना, आर्मी वाले और अपने एयरफोर्स वाले फ्रेंड्स, सभी को बजट थोड़ा ज्यादा मिलने लगा है। एंड लोगों को समझ आ गया है कि इन दिस वर्ल्ड वी हैव सॉरी आई हैव टू गो इनटू इंग्लिश समटाइम, कि सभी लोगों को पता लग गया है कि जो वेपनरी, जो सामग्री हम लोग खरीद रहे हैं वो इतनी मॉडर्न है, एंड सारा काम जो अपना लक्ष्य होता है वो उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो मैं भारतीय नौसेना, वायुसेना को यही कहना चाहूंगा कि वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड देखेंगे हम आगे आपकी करतूतों का, जो कि दुश्मन को भगाने लग जाएगा पीछे पीछे। सत्येंद्र चौहान भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ अंबाला से। हम जरा मौसम का अपडेट वहां से ले लेते हैं, क्योंकि राफेल कहां पर लैंड करेगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि मौसम खुला हुआ रहे, मौसम ठीक रहे। सत्येंद्र, कैसा मौसम है इस समय? देखिए श्वेता, जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा कि ये एक बेहद शुभ संकेत होता है और इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। सुबह जब हम अंबाला पहुंचे तो बेहद ह्यूमिडिटी थी और अब ठंडी हवा चलने लगी है। और आसमान की अगर बात करें तो इस समय काले बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हवा भी चल रही है और बादल भी छाए हुए हैं। ये दृश्य भी हम आपको अंबाला के दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आसमान में एकदम काले काले बादल अब छाने लगे हैं और हवा भी चलने लगी है।
तो हवा जब चलती है तो उसमें 50% चांस ऐसा हो जाता है कि हवा अपने साथ बादलों को कई बार छांट भी देती है, तो कई बार बादलों को इकट्ठा कर देती है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ये दिया हुआ है कि बारिश हो सकती है, 9 से 12 के बीच में ये बारिश हो सकती है। लेकिन राफेल का जो आने का वक्त है वो 12 बजे के बाद में है, यानी कि वहां पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वायुसेना के अधिकारीगण, उनके मुताबिक 12 से 4 बजे के बीच में राफेल अंबाला में लैंड करेगा। अगर इस दौरान भी मौसम में गड़बड़ी रहती है, बारिश तेज आती है या थंडर स्ट्रॉम आता है, तो उस सूरत में प्लान बी जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक राफेल को फिर जोधपुर एयरबेस पे लैंड किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की तैयारी नहीं की गई है और अभी तक जो मौसम बना हुआ है उसके मुताबिक अंबाला में ही लैंड करेगा। लेकिन काले बादल जिस तरीके से छा रहे हैं, हवा जिस तरीके से चल रही है, उसमें यह भी कहा जा सकता है कि बारिश हो सकती है। हो सकता है कि इन बादलों को हवा छटा दे। तो कुल मिलाकर अभी मौसम का सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। श्वेता, मौसम का सस्पेंस बना है और देखना है कि राफेल की मतलब किस एयरबेस की किस्मत में है कि राफेल कहां पर लैंड करने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे टेक ऑफ होगा अबू धाबी के नजदीक जो एयरबेस है, फ्रेंच एयरबेस, वहां से। और वो उसके बाद समय जो अभी हमें टेंटेटिव बताया गया है वो है दोपहर 2 बजे का, जब राफेल विमान भारत में होंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो। जनरल विक्रम सिंह, अगर हमारी ताकत एक तो होती है सैनिकों के हाथों के जरिए जो दिखती है हमारे हौसलों के जरिए, लेकिन जब एक देश के पास, एक देश की सेनाओं के पास इस तरह की ताकतवर हथियार होते हैं, तो ये क्या अपने आप में एक आप समझ लीजिए युद्ध लड़ने से पहले आप युद्ध जीत लेते हैं कि सामने वाले के दिल में दहशत रहता है, इसके पास ऐसा हथियार है तो इससे बच के रहना, इससे पंगा नहीं लेना है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले तो ये काम में आता है डिटरेंस के लिए, और हर सेना जो है, हर देश की, वो अपनी जो काबिलियत है, अपनी ताकत के साथ में, अपने कॉम्बैट पावर के साथ में डिटर करती है दुश्मन को कि वो जो हम अपना विल एजर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वो सुन ले, उसको मान जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता और अगर जरूरत पड़ती है जंग छेड़ने की, तो उसके अंदर जो हमारे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, ऐसा जो औजार हमारे पास में है, ऐसा जो हथियार हमारे पास में है आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगा। और मैं कारगिल के युद्ध के अंदर, आप जानते हैं, मैं आर्मी स्पोक्स पर्सन था और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से एयरफोर्स ने जो आर्मी का साथ दिया था। आज की जो जंग है वो एक ट्राई सर्विस, एक जॉइंटनेस के साथ में लड़ी जाएगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद में ये जो सीडीएस का बनना, हेडक्वार्टर आईडीएस का बनना, एमओडी के साथ में मिलिट्री का तालमेल होना और इंटीग्रेट होना, ये सब चीजें उस तरफ ये दर्शाती हैं कि हमने जो कल की लड़ाई लड़नी है या आज की जो लड़ाई हमने लड़नी है वो एक जॉइंटनेस के अंदर होगी। तो उसके अंदर मुझे याद है कारगिल की लड़ाई के अंदर ना कि सिर्फ प्रिसीजन बॉम्बिंग की एयरफोर्स ने, उन्होंने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो किया, और ट्रुप्स का मूवमेंट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है माउंटेन्स के अंदर, वो भी उन्होंने रोल अदा किया। तो मैं जानता हूं कि जब हमारे पास ऐसा औजार आ जाएगा, दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो एक बहुत ही आधुनिक जो हमारे पास में अब एक जहाज आया है, ये स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशन टारगेट्स हैं, जो डेप्थ के अंदर होते हैं दुश्मन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न थिएटर जो कमांड का हेडक्वार्टर्स है, फॉर एग्जांपल चेंडू के अंदर हो गया, उनके लॉजिस्टिक जो एचेलॉन्स हो गए, उनके मिसाइल साइट्स जो हैं, उनको टारगेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा रोल होता है कॉम्बैट के अंदर जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी सपोर्ट के अंदर। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यही जहाज आएगा, और एयरफोर्स के पास में जहाज हैं, लेकिन माउंटेन्स के अंदर उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो फ्लॉट है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ओन ट्रूप्स, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो प्रिसीजन बॉम्बिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको टारगेट करते हैं, जो कि कारगिल में हुआ था। और यकीनन अभी जो हमारे पास ये आधुनिक जहाज आया है, हमारा मनोबल जो मिलिट्री का है बढ़ा है, और जो मिलिट्री की ताकत है एज एन इमर्जिंग रीजनल पावर विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड एज अ ग्लोबल पावर, डेफिनेटली इट्स अ शॉट इन द आर्म। जिस तरह से आपने खूबियां गिनवाई हैं राफेल की, और वाकई जिस तरह की हथियार से लैस
हमने हासिल किए हैं, क्योंकि ये भारत का राफेल है। हर देश जो हासिल करता है कोई भी हथियार, उसमें कुछ तरह की चेंजेस होते हैं, कुछ तरह की अपने कस्टमाइजेशन होते हैं। अब इसमें मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर, इन सारी चीजों का, यानी अपनी सीमा में रहते हुए किस तरीके से आक्रमण कर सकता है हिंदुस्तान। एडमिरल मेहता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहां पर स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी हमें रखनी है, हमें गोपनीयता रखनी है इन चीजों की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका बखान किया जाता है। और इसीलिए जैसे 26 जनवरी का परेड हो गया, जिसमें हम दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ये है, ये है, ये है। तो उस तरह की चीजें जिस तरह का डेटरेंट साबित होती है, जिस तरीके से दुश्मन देश में खौफ भरती है, उस हिसाब से राफेल को हम बहुत महत्वपूर्ण माने आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे। एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि बाकी सर्विसेज में भी आजकल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। नेवी में भी और आर्मी में भी नए नए वेपन्स आ रहे हैं। मैं खुद नेवल एविएटर था एक जमाने का। उस टाइम हमारे बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, छोटे छोटे थे। एंड उसके बाद हमारा एक जनरेशन सी हैरियर आया। सी हैरियर के बाद अभी हमारे MiG-29 लगे हुए हैं। एंड वो भी काफी लंबी आर्क तक पहुंच सकते हैं अपने। एंड वेपन लोड बहुत अच्छे हैं और सेंसर्स वगैरह काफी सब बिल्कुल ऐसे मॉडर्न है जैसे भी इधर भी मिल रहे होंगे अभी। तो हुआ ये है कि जैसे अभी आपने आई थिंक अ लिटिल दिस थिंग वाज मेड अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कई सालों से हम लोग यही बोलते रहे हैं कि एक चौथा आदमी होना चाहिए, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, बट वन पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स एवरीवन। तो ये कई सालों से नहीं हुआ था, कभी नहीं, क्यों? तो हम बारी बारी से टर्न लेके उधर बैठते थे दूसरी चेयर में। अभी इन एडिशन नेवी चीफ एक साल के लिए तुम तो जॉइंटमैनशिप करिए ऐसे। सो अभी और एक्स्ट्रा हेडक्वार्टर्स बन चुका है वहां पर। सो आई थिंक ये सब बहुत अच्छी प्लानिंग से हो रहा है। एंड हर एक सर्विस का जो भी कोई वेपन, नया वेपन होगा, एंड अगर दूसरी सर्विस को कुछ हेल्प चाहिए उसके बारे में, तो वी कैन मेक टू ईच अदर। जैसे कि स्ट्राइक एट सी करनी पड़ती है, या नेवी के जहाज डिप्लॉय कर देते हम लोग समुद्र एंडमन्स में जाके, और एंडमन से वहां से काफी एरिया संभाला जा सकता है। तो ये जॉइंटमैनशिप जो बोलते हैं हम, ये बहुत तड़क एकदम अच्छी कड़क बन के होएगी अभी। एंड इससे बाकी जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, इनको डेफिनेटली मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा अगर कुछ बदमाशी हो तो। जनरल विक्रम सिंह, सीडीएस का जिक्र किया एडमिरल मेहता ने। इसमें जिस तरह से खासकर हमने एलएसी में ऑपरेशन देखे, जो ऑब्वियस ऑपरेशंस की बात मैं कर रही हूं, जो लोग भी अपनी नजरों से देख सकते थे कि कैसे आसमान में भी हम अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं और जमीन की तैयारी तो अपनी जगह पर है ही। क्या वाकई आपको वो बदलाव दिख रहे हैं, वो चेंजेस दिख रही हैं? और क्या आप ये उम्मीद करेंगे एज एन एक्स चीफ भी कि एक चीज को हासिल करने के बाद हम रुके नहीं, बल्कि राफेल एक प्रक्रिया का हिस्सा बने? हम चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमें समय के हिसाब से वो चल पा रहे हैं या नहीं? क्या अपग्रेडिंग की आवश्यकता है या फिर नए उपकरण की आवश्यकता है? उस हिसाब से हमें चलना होगा जब तक हमारे दुश्मन इस तरह के हैं। आपने ठीक कहा श्वेता जी। देखिए, जितनी सेनाएं हैं हर मुल्क की, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है उसे हमेशा कायम रखती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मुद्दा होता है टू रिमेन रेडी एंड रेलेवेंट। रेडी मतलब कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई उद्देश्य दिया जाता है, उसको ठीक टाइम फ्रेम के अंदर उसको हासिल कर सकें। और रेलेवेंट का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो दुश्मन के पास में जो टेक्नोलॉजी है, तो दुश्मन की जो टैक्टिक्स हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो डॉक्ट्रिन है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे करें। तो ये लगातार एक कार्रवाई चलती रहती है हर मुल्क के अंदर, हर मिलिट्री के अंदर, और इसी प्रकार से इंडियन मिलिट्री में भी चलती आई है। और यही आपने देखा होगा, आज अगर एक डिटरेंस चाइना के ऊपर वो ये है कि चीन जानता है कि भारतीय सेना जो आज है वो 1962 की सेना नहीं है। तो आज हमारे पास में वो काबिलियत है। और देखिए, जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं, मोटे तौर पे आपके जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा मिलिट्रीज क्या करती हैं, कैसे जंग लड़ती हैं। देखिए, इसके कुछ पहलू होते हैं। पहला होता है डिटेक्ट करना,
डिसर्न करना, डिसाइड करना, डिप्लॉय करना और फिर डिस्ट्रॉय करना दुश्मन को। तो इन 5 ही चीजें जो हैं, जो पहलू हैं, इनके मद्देनजर जो है, जो हमारा गौर रहा है तीनों सर्विसेज का, वो जॉइंटनेस के अलावा वो रहा है सर्विलेंस के ऊपर, जॉइंट सर्विलेंस के ऊपर, हमारी फायर पावर को बढ़ाना, हमारी मोबिलिटी को बढ़ाना, ऑल वेदर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाना, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ना कि सिर्फ हमारी 3 सर्विसेज के अंदर, पर हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो अमर्ज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स आया है, हमारी उनके साथ में एक्सरसाइजेज चल रही हैं, और उस इंटरऑपरेबिलिटी को टेक्टिकल लेवल से हमने ऊपर लेके जाना है ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर, ताकि कल अगर जंग लड़नी पड़ती है हमें, और एक इंटरिम के अंदर जबकि हमारी ताकत नहीं है आज इतने मुफीद, हालांकि अगर आप मुझे समझते हैं तो डिफेंसिव वॉर फाइटिंग के लिए चीन के साथ में हमारे पास बेहतरीन इस वक्त औजार हैं और हमारे पास ताकत है, लेकिन चीन के अंदर जाके चीन का जो इलाका है उसको कैप्चर करने के लिए, ताकि जब जंग खत्म होती है तो पॉलिटिकल लीडर्स एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकें, उसके लिए हमने ताकत को बढ़ाना है। तो वो कार्रवाई चल रही है एज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक मैसेज टू द डिसीजन मेकर्स एज वेल, कि देखिए हमें एक वक्त आ गया था कि लोग सोचने लग पड़े थे कि कन्वेंशनल वॉर्स नहीं होंगी। हमें इस अजम्पशन के ऊपर इस दुश्मन के इंटेंट के ऊपर, क्योंकि इंटेंट तो बदल हो सकता है। देखिए चीन का इंटेंट जो है आज से 2-3 महीने पहले बहुत बेहतर था, वो हमारे उनका दोस्ताना हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया था। तो हम समझ रहे थे कि उनका इंटेंट जो है वो इसी प्रकार से बोनहोमी का, दोस्ताने का रहेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने इंटेंट बदली करके हमारे साथ में विश्वासघात किया, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आ गए हैं। तो अभी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमने जो इसके बाद में जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमने 2 चीजें दिमाग में रख के चलनी है कि कन्वेंशनल वॉर जो है वो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 15,000 किलोमीटर जो हमारा एरिया है, हमारे 6 उसके अंदर देश हैं जिनके साथ में हमारा बॉर्डर लगता है, जिनके अंदर जो है 2 तो हमारे दुश्मन हैं, बाकी जो है उनको चीन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हमें जो हमारी काबिलियत है दुश्मन की, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना कॉम्बैट पावर को तैयार करना है, ना कि इंटेंट को। और दूसरी बात यह है कि हम जो एक राइट साइजिंग जो हम कर रहे हैं सेना की, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जो मैन पावर हम रिड्यूस कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहिए। देखिए देश को चेतावनी अभी आनी है हाइब्रिड वॉर से, हमें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होंगे, तो हमें बूट्स कम नहीं करने हैं, हमें वो रखने हैं, और साथ ही साथ हमने आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके आना है अपनी सेना के अंदर। जी, वो संख्या कम नहीं की जा सकती। शांति प्रिय देश हम हो सकते हैं, लेकिन युद्ध की तैयारी हमेशा रखनी होगी। शक्तिशाली से ही सामने वाला डर कर शांत रहता है, अगर उसकी मंशा सही नहीं हो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही राफेल अब से कुछ घंटों के भीतर भारत की धरती पर पहुंचने वाला है। लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा। इस पिछले दशक की शुरुआत में ही इस बात पर चर्चा हो गई थी कि भारत को और विमानों की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद एक लंबी आधिकारिक प्रक्रिया में यह फंसता चला गया, और 2014 तक ऐसा साफ हुआ कि मुमकिन है राफेल नहीं खरीदे जाएं। लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा इसे रिव्यू किया गया, एक नई ऊर्जा, नई जान मिली, और आज 36 राफेल्स की वो डील फाइनल है, जिसमें से 5 की खेप आज पहुंच रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।